नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजोधर्म चक्र क्या है। देखिए, स्त्रियों में अंडाणु का बनना एक चक्र के अधीन होता है जो सामान्यतः औसतन 28 दिन का होता है, और इसी 28 दिन के चक्र को जिसमें अंडाणु बनता है उसे हम आवर्त चक्र या मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। इसे हम रजो चक्र या ऋतुस्राव चक्र के नाम से भी जानते हैं। सामान्यतः जब कोई फीमेल किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो उसके शरीर में इस चक्र का क्या होता है, आरंभ होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो ये एक सिंबल है कि वो किशोरावस्था में प्रवेश कर गई है और उसके अंडाशय में अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो गई है, आरंभ हो गई है। सामान्यतः फीमेल्स में जो ये अवस्था है ये 12 से 15 वर्ष की आयु में आरंभ होती है। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि ये साइकिल है क्या? देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब कोई फीमेल अंडोत्सर्ग की क्रिया में प्रतिभाग करती है, जब किसी फीमेल के अंडाशय में अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन होता है, तो क्या होता है, उसके शरीर में क्या मुक्त होता है, अंड मुक्त होता है ना। और ये अंड जो है वहां से जाता है कहाँ, अंडवाहिनी में जाता है। और यदि फीमेल ने जनन क्रिया में प्रतिभाग किया है, मैथुन क्रिया में प्रतिभाग किया है, तो क्या होगा, उसके शरीर में शुक्राणु आएंगे और वो शुक्राणु इस अंड को क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। और फर्टिलाइज के बाद जो अंडा निषेचित हो गया है वो मादा के गर्भाशय में रोपित हो जाता है और फीमेल किस अवस्था में चली जाती है, गर्भावस्था में चली जाती है। और ये प्रक्रिया लगभग 9 माह चलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अंडोत्सर्ग के बाद फीमेल में निषेचन की क्रिया नहीं होती और जनरली हर माह आपको पता है कि एक ना एक अंडाणु बनेगा और वो अंडाणु हर माह तो निषेचित नहीं होगा। तो आप ये लेके चलिए कि अंडाणु बना और वो निषेचित नहीं हुआ तो क्या होगा। अब आप इसको देखिए। देखिए, जनरली क्या होता है, फीमेल में आपको पता है कि अनेक पुटिकाएं होती हैं अंडाशय में और ये पुटिकाएं विकसित होकर क्या बनाती हैं, ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल जब फटता है तो इसके फटने से क्या मुक्त होता है, अंडाणु मुक्त होता है। और ये ग्राफियन फॉलिकल परिवर्तित हो जाती है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है कुछ दिनों तक एक हार्मोन का स्रावण करती है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। लेकिन अगर फीमेल में निषेचन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो बनी है ये भी नष्ट हो जाती है और बनाती है कॉर्पस एल्बिगेंस। आपकी बात समझ में आई। अंडाशय में ग्राफिन फॉलिकल के फटने से क्या बना, अंडाणु, और क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या हार्मोन निकाला, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाला। इसका डिस्कस अभी हम आगे करेंगे। तो कुछ दिनों तक ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती है, लेकिन अगर निषेचन नहीं होता तो ये कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है और क्या बनाती है, कॉर्पस एल्बिगेंस। जब कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होती है तो उसके कारण से क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बन रहा है वो क्या हो जाएगा, बनना बंद हो जाएगा या उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस कारण से गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम भित्ति है, जो अंतः भित्ति है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और उस कारण से जब एंडोमेट्रियम भित्ति नष्ट होती है, उसके ऊतक नष्ट होते हैं, तो वो सब ऊतक रक्त के साथ अंडाणु को लेकर के रक्तस्रावण के रूप में मादा के शरीर से बाहर निकलते हैं। और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। आपकी बात समझ में अगर आ रही हो तो मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया कि अंडोत्सर्ग जब अंडाशय में होता है तो ग्राफियन फॉलिकल फटती है और उससे अंडाणु मुक्त होता है। अगर ये अंडाणु निषेचित नहीं होता तो ग्राफियन फॉलिकल से जो बनी हुई कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो आपकी ग्रंथि है, ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अगर जब तक ये मौजूद है तब तक ये क्या हार्मोन निकालती है, प्रोजेस्टेरोन निकालती है। लेकिन जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है, क्योंकि अंडाणु निषेचित नहीं हुआ इसलिए ये नष्ट हो गई, तो इसके नष्ट होने के कारण से क्या हुआ, शरीर में प्रोजेस्टेरोन की कमी हो गई। और इस प्रोजेस्टेरोन की कमी होने से गर्भाशय जो होता है फीमेल का, उसकी अंतः झिल्ली जो होती है, अंतः भित्ति जो होती है, वो नष्ट हो जाती है। और नष्ट हुए जो ऊतक हैं वो रक्तस्राव के साथ जो अंडाणु है जिसका निषेचन नहीं हुआ उसको लेकर के शरीर से बाहर निकलते हैं और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं।
ये जो ऋतुस्राव की क्रिया है, जो रक्त स्रावण की जो क्रिया है, ये फीमेल के जो 28 दिन का पीरियड है, उसमें लगभग पहले 5 दिन यही क्रिया चलती है। आपकी बात समझ में आ रही होगी कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस 28 दिन का पीरियड है, तो इस 28 दिन के पीरियड में जो पहले 5 दिन होता है, वो ऋतुस्राव ही होता है, अर्थात रक्त का स्रावण होता है, जिसमें एंडोमेट्रियम की जो भित्ति है, वो नष्ट होकर रक्तस्राव के साथ बाहर निकलती है। देखिए, ऋतुस्राव चक्र जो है, इसकी 28 दिन की अवधि को हम क्या-क्या घटनाएं होती हैं, इसको पहले मोटे तौर पर समझ लेते हैं, फिर हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो ऋतुस्राव चक्र की प्रमुख घटनाएं क्या-क्या हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए, 28 दिन का जो चक्र है, उसमें पहले 5 दिन क्या होता है, ऋतुस्राव होता है, अर्थात रक्त का स्रावण होता है माता की योनि से, जिसमें जो झिल्ली है गर्भाशय की, वो नष्ट होकर बाहर निकलती है। 5वें दिन से 13वें दिन तक शरीर में नए फॉलिकल्स बनते हैं। जो फॉलिकल हैं आपके, वो क्या बनते हैं और क्या होते हैं, वो परिपक्व होते हैं, विकसित होते हैं। और साथ साथ गर्भाशय की जो अंतःभित्ति ये पहले 5 दिनों में नष्ट हुई है, वो दोबारा से क्या होती है, बननी शुरू हो जाती है। जो ऊतक नष्ट हो जाते हैं, उनकी मरम्मत होना शुरू हो जाता है। 14वें दिन फीमेल के अंडाशय में क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, अर्थात अंड मुक्त होता है। 15वें से 16वें दिन तक जो आपकी ग्राफिन फॉलिकल फटी, जिसके फटने से अंडोत्सर्ग हुआ, वो ग्राफिन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में हो जाती है। और साथ साथ अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है और इस दौरान निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर निषेचन हो गया तो अगले 20 से 25 दिन में ये अंडाणु जो है निषेचित, ये गर्भाशय में क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, रोपित हो जाता है। अगर निषेचन नहीं हुआ तो 26वें दिन से 28वें दिन में ये अंडाणु जब निषेचित नहीं हुआ, तो 26वें से 28वें दिन में क्या होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बनी, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है, नष्ट हो जाती है और क्या बनाती है, कॉर्पस एल्बिगेंस, जिसके कारण से क्या होता है, रक्तस्राव क्या होता है, फिर से शुरू हो जाता है, नया चक्र का आरंभ फिर से शुरू हो जाता है। तो ये पहले दिन से 28 दिन तक की घटना क्या-क्या होती है, मैंने आपको दिन भर बताया। 1 से 5 दिन में क्या होता है, रक्तस्राव होता है, जिसमें गर्भाशय की जो अंतःभित्ति है, वो नष्ट होकर बाहर निकल जाती है रक्त के साथ। 5वें से 13वें दिन में क्या होता है, नए फॉलिकल्स का परिपक्वन होता है और गर्भाशय की भित्ति क्या होती है, मजबूत और नई बनती है। 14वें दिन क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल के फटने से अंडा बनता है। 15वें से 16वें दिन में क्या होती है, जो फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और साथ साथ इसी अवधि में जो अंडाणु है, वो अंडवाहिनी में जाता है और निषेचन प्रक्रिया में प्रतिभाग करता है, अगर शुक्राणु आएगा तो। और यदि शुक्राणु से ये अंडाणु निषेचित हो जाता है, तो 20वें से 25वें दिन में ये जो निषेचित अंडा है, ये गर्भाशय में क्या होता है, रोपित हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ, तो 26वें से 28वें दिन में कॉर्पस ल्यूटियम जो बनी ये ग्रंथि है, ये नष्ट होकर क्या बनाती है, कॉर्पस एल्बिगेंस बनाती है। और कॉर्पस ल्यूटियम के नष्ट होने से गर्भाशय की भित्ति फिर से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और ऋतुस्राव क्या होता है, आरंभ हो जाता है। और ये जब ऋतुस्राव आरंभ होता है, तो उससे नए मासिक चक्र का क्या होता है, आरंभ हो जाता है। अब हम ऋतुस्राव चक्र की अलग-अलग प्रावस्थाओं को पढ़ेंगे और उसी के साथ इस पूरी प्रक्रिया को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ऋतुस्राव चक्र की जो प्रावस्थाएं हैं, वो 4 होती हैं। 4 प्रावस्थाओं के अंतर्गत हम इस चक्र का अध्ययन करते हैं। पहली है आवर्त चक्र प्रावस्था, पश्च आवर्त चक्र प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था और पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। देखिए, यहाँ पे अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो प्रक्रिया है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया है, ये कुछ हार्मोन्स के अधीन होती है। आप जानते हैं कि अंडाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं, जिसको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। और इसी के साथ पिट्यूटरी ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। तो इन हार्मोन्स के प्रभाव से ही ये क्रिया चलती है। तो हम जब अलग-अलग प्रावस्थाओं को पढ़ेंगे, तो हम उसमें ये देखेंगे कि उस अवस्था के अंतर्गत शरीर में क्या-क्या हुआ और साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि उस समय इन हार्मोन्स की कंडीशन क्या थी और इन हार्मोन्स ने क्या प्रभाव प्रदर्शित किया। तो देखिए, पहला अवस्था आपकी यहाँ लिखी है, आवर्त अवस्था, आवर्त चक्र अवस्था। इसमें क्या होता है, पहले आप समझिए।
देखिए 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले 5 दिन ये अवस्था आती है और इस अवस्था के दौरान जो गर्भाशय की अंतः स्तर के जो ऊतक हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण से रक्त वाहिनियां क्या होती हैं, फट जाती हैं। गर्भाशय ऊतक जो नष्ट हुआ है वो रुधिर के साथ योनि द्वारा शरीर से बाहर निकलता है और इसी रक्तस्राव को हम ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। तो पहला जो आपका प्रावस्था है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, आवर्त चक्र प्रावस्था, उसमें क्या होता है, पहले 5 दिन चलती है अवस्था, जिसमें क्या होता है, गर्भाशय की जो भित्तियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं और वो रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलती हैं। तो ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया, ये 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई गई है और ये पहले 5 दिन, आप देखिए ये जो पहले 5 दिन हैं ये आपकी है आवर्त चक्र अवस्था। और इसमें अगर आप देखें तो मैंने आपको ये दिखाया कि देखिए गर्भाशय की भित्तियां क्या है, ये नष्ट हो रही हैं और रक्त का स्रावण हो रहा है। अब इन 5 दिनों में हार्मोनल कंडीशन क्या होगी, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम के नष्ट होने से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा में कमी हो जाती है। देखिए यहाँ पे इन 5 दिनों में किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिनों में जो शरीर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा है वो बहुत कम होती है, न्यून होती है। आप डायग्राम में देखिए लाल रंग से एस्ट्रोजन दिखाया गया है और नीले रंग से प्रोजेस्टेरोन, इनकी मात्रा क्या है, बहुत न्यून है। और इन हार्मोनों की न्यून मात्रा के कारण से ही ये गर्भाशय की भित्ति क्या हुई है, नष्ट हुई है। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जैसे ही कम होती है वैसे ही गर्भाशय की ये भित्तियां हैं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहले 5 दिन हैं इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होती है, बिल्कुल न्यून होती है, जिस कारण से गर्भाशयी भित्तियां नष्ट हो जाती हैं। अंडाशय के इन हार्मोन्स की कमी से पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा एफएसएच और एलएच हार्मोन का स्रावण किया जाता है। देखिए जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा शरीर में कम होती है वैसे ही पिट्यूटरी ग्रंथि का जो अग्रभाग होता है वो दो हार्मोन्स का स्रावण करता है, एक एलएच और एक एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो पहले प्रावस्था में आप ये देखिए कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। गर्भाशय की भित्तियां इस कारण से क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं और इसी समय पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा एफएसएच और एलएच हार्मोन का स्रावण किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रावस्था की, जिसको हम पश्च आवर्त चक्र प्रावस्था या कम प्रसारण प्रावस्था कहते हैं। पहले हम बात करते हैं कि इस अवस्था में क्या क्या होता है। देखिए इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है, ये जो प्रावस्था आपकी चलती है लगभग 6 से 13 दिन तक चलती है, 13 दिन या 14 दिन तक चलती है। और ये अवस्था आर्वत अवस्था और अंडोत्सर्ग अवस्था के बीच की अवस्था है। ये अवस्था कहाँ की है, ये आर्वत चक्र जो अभी हो चुकी है पहले 5 दिनों में उसके, और अंडोत्सर्ग जो 14वें दिन में होगा उसके बीच की अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल की वृद्धि होती है और परिपक्वन होता है। इस अवस्था में ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, वृद्धि होती है और परिपक्वन होता है। साथ ही साथ गर्भाशय की जो भित्तियां नष्ट हो गई थी पहले 5 दिनों में उनका पुनः निर्माण और मरम्मत होती है। दोबारा से समझ लीजिए, इस अवस्था में क्या होता है, पहला महत्वपूर्ण काम क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल की वृद्धि होती है और उसका परिपक्वन होता है, और साथ साथ जो गर्भाशय की भित्तियां नष्ट हो गई हैं उनका पुनः निर्माण और मरम्मत होती है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये अवस्था का टाइमिंग क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के छठे दिन से 13वें या 14वें दिन तक ये अवस्था चलती है। और जैसा ये भी कहा गया कि ये आर्वत चक्र और अंडोत्सर्ग अवस्था के बीच की अवस्था है। इसको हम पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था या पुटिका अवस्था भी कहते हैं। देखिए अंडोत्सर्ग अवस्था जो होती है इसे हम पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि अंडोत्सर्ग अवस्था कब आती है, 14वें दिन, जब अंडा मुक्त होगा 14वें दिन आएगी। तो ये अंडोत्सर्ग अवस्था से पहले की अवस्था है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था दे दिया। साथ ही साथ इस अवस्था में क्या हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल्स का, पुटिकाओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, वृद्धि हो रही है, परिपक्वन हो रहा है, इसलिए हमने इसको फॉलिकल स्टेज या पुटिका अवस्था भी कहा। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था क्यों कहा, क्योंकि इस अवस्था के बाद क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा, उस अवस्था को क्या कहेंगे, अंडोत्सर्ग अवस्था। तो ये अंडोत्सर्ग से पहले की अवस्था है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था कहा। इस अवस्था में ग्राफियन फॉलिकल की वृद्धि होती है, परिपक्वन होता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, पुटिका अवस्था कहा। अब आप यहाँ पे
इस डायग्राम में देखें तो ये 5वें दिन से लगभग ये 13वें दिन तक ये जो अवस्था है, ये जो यहाँ दिखाई गई है, ये अवस्था है आपकी क्या? पश्च आवर्त चक्र प्रावस्था। और इस प्रावस्था में क्या होता है? आप देखिए फॉलिकल्स का विकास हो रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है? अब हार्मोन्स की क्या कंडीशन है, इसको हम समझते हैं। देखिए इस अवस्था के दौरान लगभग 6वें दिन FSH की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप डायग्राम में देखें तो 5वें दिन के बाद जैसे ही ये प्रावस्था शुरू होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा क्या होती है? धीरे-धीरे क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आप नाम देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल प्रेरक हार्मोन अर्थात फॉलिकल्स के निर्माण को प्रेरित करना। तो जैसे ही 5वें दिन के बाद की अवस्था आती है, तो ये हार्मोन की मात्रा क्या होती है? धीरे-धीरे बढ़ जाती है और ये 1 या 2 ग्राफियन फॉलिकल की वृद्धि को प्रेरित करता है। तो डायग्राम में अगर आप देखें तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्राफियन फॉलिकल क्या हो रहा है? परिपक्व हो रहा है। और कितने ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व होंगे? सामान्यतः 1 या 2। ये ग्राफियन फॉलिकल जैसे-जैसे वृद्धि करेंगे, जैसे-जैसे बढ़ेंगे आकार में, तो इनकी जो फॉलिकल कोशिकाएं हैं, ये 2 हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, एस्ट्रोजन और इन्हिबिन। अब यहाँ आप समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा, क्या हुआ? फॉलिकल्स का निर्माण हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुआ और जैसे-जैसे फॉलिकल्स के डेवलपमेंट होगा, फॉलिकल की कोशिकाएं क्या स्रावित करेंगी? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो फॉलिकल्स के बनने के साथ-साथ एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ेगी। आप डायग्राम में देखिए, ये फॉलिकल कोशिकाओं के जैसे-जैसे बनने की प्रक्रिया बढ़ रही है, वैसे-वैसे एस्ट्रोजन की मात्रा भी क्या होती है? बढ़ती है। क्योंकि एस्ट्रोजन कौन निकालता है? यही फॉलिकल कोशिकाएं निकालती हैं। इसी ग्राफिन फॉलिकल की जो कोशिकाएं हैं, वो एस्ट्रोजन का स्रावण करती हैं। तो जैसे-जैसे फॉलिकल्स का विकास बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे एस्ट्रोजन की मात्रा भी क्या होगी? अंडाशय में बढ़ती जाएगी। अब होता क्या है? 12वें दिन, इस 28 दिन के पीरियड के जो 12वां दिन है, उसमें एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होती है? सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि फॉलिकल क्या हो गया? परिपक्व हो गया। तो एस्ट्रोजन की मात्रा जो है 12वें दिन क्या हो जाती है? सबसे ज़्यादा हो जाती है और जैसे ही एस्ट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ती है, वैसे ही पिट्यूटरी ग्रंथि से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावण क्या हो जाता है? कम हो जाता है और अचानक ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि दोनों हार्मोन निकाल रही है, एफएसएच भी निकाल रही है और एलएच भी निकाल रही है। लेकिन पहले किसकी मात्रा बढ़ती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग की मात्रा बढ़ती है ताकि फॉलिकल का निर्माण हो और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा अचानक ग्रो करती है एकदम। 13वें दिन सबसे अधिक मात्रा पे ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पहुंच जाता है क्योंकि ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है अंडे के निकलने के लिए। आप नाम से समझिए ल्यूटिन हार्मोन मतलब मुक्त कर देना। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ध्यान रखना है आपको कि 13वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा क्या होती है? अब धीरे-धीरे घटने लगती है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, छठे से 13वें दिन तक की जो अवस्था है वो है आपकी पश्च आवर्त चक्र अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से फॉलिकल्स का विकास क्या होता है? शुरू हो जाता है। ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण क्या होता है? शुरू हो जाता है। ये जो ग्राफिन फॉलिकल की जो कोशिका हैं, ये क्या निकालती हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन निकालती हैं और इस हार्मोन के प्रभाव से जब ये हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में पहुंच जाएगा 13वें दिन में सबसे अधिक मात्रा में 12वें-13वें दिन में सबसे अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन पहुंचता है, तो उससे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग की मात्रा क्या होती है? कम होने लगती है और अचानक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये हार्मोनल बैलेंस है। तो यहाँ आपको 2 चीज़ देखनी है कि इस अवस्था में क्या हुआ? ग्राफिन फॉलिकल का विकास हुआ और दूसरा क्या बताया मैंने आपको कि गर्भाशय की भित्तियों का निर्माण हुआ। जो गर्भाशय की भित्तियाँ पहले 5 दिनों में नष्ट हो गई थीं, अब उन गर्भाशय की भित्तियों में दोबारा से क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। नए ऊतकों का क्या हो रहा है? फिर से विकास हो रहा है, मरम्मत हो रही है। अब हम चलते हैं तीसरी अवस्था में जिसको हम अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहते हैं, ओव्यूलेशन पीरियड कहते हैं। तो देखिए 14वें दिन, 28 दिन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 14वें दिन जो ग्राफियन फॉलिकल बनी, वो क्या होती है? फट जाती हैं और अंड जो है देह गुहा में मुक्त हो जाता है। इसी क्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो आपने देखा कि 13वें दिन तक क्या हुआ? एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से क्या हुआ? फॉलिकल बने, ग्राफियन फॉलिकल विकसित हुए। इन ग्राफियन फॉलिकल के विकसित होने से क्या बन रहा था? एस्ट्रोजन बन रहा था जो 12वें दिन क्या हुआ?
सर्वाधिक मात्रा में पहुंच गया और एस्ट्रोजन जब ज्यादा बना तो पिट्यूटरी ग्रंथि को पता चल गया कि ग्राफियन फॉलिकल क्या हो चुका है, विकसित हो चुका है। इसलिए अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावण करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जिस कारण से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा क्या होने लग गई, गिरने लग गई। साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्रंथि ने अचानक इसका श्रावण बढ़ा दिया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि को अब ये पता चल चुका है कि ग्राफियन फॉलिकल क्या हो चुकी है, परिपक्व हो चुकी है और अब अंड को मुक्त होना है। तो अंड को मुक्त करने के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि ने किसके श्रावण को बढ़ा दिया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के श्रावण को बढ़ा दिया। इसी कारण से 13वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा रुधिर में सबसे ज्यादा हो जाती है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ने के कारण से ही ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, फट जाती है और फट करके क्या करती है, इस अंडे को क्या करती है, देह गुहा में मुक्त कर देती है। अंडे को मुक्त करने के बाद ये जो फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल है ये परिवर्तित हो जाती है किस ग्रंथि में, कॉर्पस ल्यूटियम में। और अब हम बात करते हैं अंतिम प्रावस्था की, जिसको हम कहते हैं पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। देखिए पहले हम इसमें क्या प्रक्रिया होती है इसको हम समझ लेते हैं। इस प्रावस्था में कितने दिन लगते हैं, देखिए 15वें से 28वें दिन तक ये प्रावस्था चलती है, ठीक है, क्योंकि अंडोत्सर्ग के बाद की अवस्था है इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था कह दिया। सामान्यतः यह प्रावस्था किसके बीच की है, ये अंडोत्सर्ग अवस्था और अगले चक्र के आवर्त चक्र प्रावस्था के बीच की अवस्था है। ये ध्यान रखिएगा, इस 28 दिन के बाद क्या होगा, अगला चक्र आरंभ हो जाएगा। तो ये जो 15 से 28 दिन का ये जो अवस्था है जिसको हमने पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था कहा, इससे पहले कौन सी अवस्था थी, अंडोत्सर्ग अवस्था, और इसके बाद अगले चक्र की कौन सी अवस्था आ जाएगी, आर्वत चक्रावस्था आ जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था किसके बीच की अवस्था है, अंडोत्सर्ग और अगले चक्र के आर्वत चक्र अवस्था के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है, जो फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है उसकी कोशिकाएं वृद्धि करती है और उससे कौन सी ग्रंथि बन जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम ग्रंथि बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ कि ये ग्राफियन फॉलिकल फटी और उसके बाद इससे क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। 7 दिन तक ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, वृद्धि करता है। 7 दिन तक, 15वें से लगभग 21वें दिन तक ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, वृद्धि करता है और वृद्धि करने के बाद ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है। साथ ही साथ कुछ मात्रा में इससे एस्ट्रोजन हार्मोन, क्योंकि आप जानते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर भी तो फॉलिकल कोशिकाएं होंगी और वो फॉलिकल कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं, एस्ट्रोजन। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण भी करता है। प्रोजेस्टेरोन के स्रावण का जो नियंत्रण है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं कि ये ग्राफियन फॉलिकल के फटने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण से ही प्रोजेस्टेरोन का स्रावण भी क्या होता है, नियंत्रित होता है। इस दौरान स्त्री का जो शरीर है वो निषेचन और गर्भ को रोपित करने के लिए उपयुक्त होता है, अपने को फिट करता है। आप देखिए इस स्थान पे लगातार अंडाशय जो आपकी गर्भाशय है इसकी भित्तियां क्या हो गई हैं, मजबूत हो गई हैं, परिपक्व हो गई हैं। ये इस लायक बन चुकी हैं कि ये किसी भ्रूण को जो है अपने अंदर पालने की क्षमता रख सके। तो ये जो अवस्था है पश्चांडोत्सर्ग अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है, स्त्री का जो शरीर है वो फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए और उसके बाद गर्भ के इस गर्भाशय की भित्ति में रोपण के लिए, इम्प्लांट के लिए क्या है, बिल्कुल फिट है, तैयार है। इस प्रावस्था को हम ल्यूटीन प्रावस्था भी कहते हैं। ये जो पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था है इसको हम ल्यूटीन प्रावस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में कौन सी ग्रंथि बनी है, कॉर्पस ल्यूटियम बनी है और सक्रिय है। इस अवस्था में कॉर्पस ल्यूटियम बनी और ये सक्रिय अवस्था में प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कर रही है, इसलिए इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ल्यूटीन अवस्था भी कहते हैं। इसके अलावा इस अवस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है। इस अवस्था में कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसीलिए हम इसको प्रोजेस्टेरोन प्रावस्था भी कहते हैं। इसी के साथ साथ इस प्रावस्था को हम श्रावण प्रावस्था भी कहते हैं, सिक्रीशन टाइमिंग भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान ये जो गर्भाशय की भित्तियां हैं ये पोषक पदार्थों का श्रावण करती हैं, तो इसको हम श्रावण प्रावस्था भी कहते हैं। तो इस प्रावस्था के 3 नाम मैंने आपको और बता दिए। पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था के साथ हम इसको क्या कहते हैं, ल्यूटीन प्रावस्था, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनती है। प्रोजेस्टेरोन प्रावस्था कहते हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का स्रावण होता है। श्रावण प्रावस्था कहते हैं क्योंकि इस दौरान गर्भाशय की भित्तियां पोषक पदार्थों का श्रावण करती हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है
प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करती है। आपको मैंने बता दिया कि 15वें दिन बनने के बाद ये 21वें दिन तक क्या होती है, विकसित होती है और उसके बाद क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करती है। लेकिन मान लीजिए निषेचन की क्रिया ना हो। अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो अंतिम ये जो 27वां 28वां दिन है, इसमें ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये नष्ट हो जाएगी और क्या बनाएगी, कॉर्पस एल्बिकेंस बनाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर निषेचन नहीं होता तो अंतिम 27वें 28वें दिनों में ये कॉर्पस जो ल्यूटियम है ये कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाती है। और जब ये कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस में परिवर्तित होगी तो शरीर में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, न्यून हो जाएगी। अब हम पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था में हार्मोनल बैलेंस की बात करते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि 14वें दिन में जब ग्राफिन फॉलिकल के फटने से अंडा मुक्त होता है तो ग्राफिन फॉलिकल क्या बनाती है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है और पहले 15वें दिन से लगभग 20वें 21वें दिन तक इस कॉर्पस ल्यूटियम का विकास होता है और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये क्लियर है कि जब कॉर्पस ल्यूटियम बन रही है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। आप डायग्राम में देखिए 14वें दिन से इस हार्मोन की मात्रा क्या होगी, प्रोजेस्टेरोन की लगातार बढ़ रही है। आप देख रहे हैं लगातार मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन किसने निकाला था, ये जो ग्राफिन फॉलिकल की जो कोशिकाएं हैं, फॉलिकल कोशिकाएं, इन्होंने एस्ट्रोजन निकाला। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना ये भी किससे बना है, ग्राफिन फॉलिकल से बना है। तो स्वाभाविक सी बात है इस कॉर्पस ल्यूटियम में भी कुछ कोशिकाएं ऐसी होंगी जो कैसी हैं, फॉलिकल कोशिकाएं। तो एस्ट्रोजन का निर्माण, एस्ट्रोजन का स्रावण अब भी होता है, थोड़ी मात्रा में अब भी होता है। इसलिए आप देखिए कि यहाँ 13वें दिन से एस्ट्रोजन की मात्रा गिरी क्योंकि क्या हुआ, ग्राफिन फॉलिकल फट गया, एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हो गई, गिर गई। लेकिन उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम के बनने के साथ साथ ये एस्ट्रोजन की मात्रा भी बनी हुई है। आप देखिए नियत बनी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कॉर्पस ल्यूटियम के कारण से प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, साथ साथ एस्ट्रोजन की मात्रा भी बनी रहती है। अब हमको यहाँ दो कंडीशन देखनी है। अगर ये निकला हुआ अंडा निषेचित होता है तब क्या होगा, और अगर ये अंडा निषेचित नहीं होता तब क्या होगा। तो पहले हम ये बात करते हैं कि अगर ये निकला हुआ अंडा निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है। तो देखिए लगभग 5-6 दिन इंतजार किया जाता है निषेचन का। और अगर लगभग 24वें 25वें दिन तक निषेचन की क्रिया नहीं होती, इस अंडे के निषेचन की क्रिया नहीं होती, तो क्या होता है, धीरे धीरे ये प्रोजेस्टेरोन की मात्रा और एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होती है, गिरने लगती है। और 26वें दिन पर यह मात्रा जो है लगभग क्या हो जाती है, बिल्कुल निम्न स्तर पर आ जाती है। और 27वें और 28वें दिन में आप देखिए ग्राफ में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हो रही है, धीरे धीरे गिर रही है। और क्यों गिर रही है, क्योंकि 26वें 25वें 26वें दिन में ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये अंडे का निषेचन ना होने के कारण से परिवर्तित हो जाती है किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस में। कॉर्पस ल्यूटियम परिवर्तित हो जाती है किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस में। और इस कारण से, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन का स्रावण कौन कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम कर रही है। और जब कॉर्पस ल्यूटियम निषेचन ना होने पर लगभग 25-26वें दिन में कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होती जाएगी, गिरती चली जाएगी। और 27वें 28वें दिन में ये बिल्कुल न्यून हो जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है जैसे ही ये 27वां 28वां दिन खत्म होगा, आप जानते हैं इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे पहला चक्र क्या हो गया, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गया, बंद हो गया। और इसके बाद अगला चक्र, अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा। अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिन आ जाएंगे। तो फिर इसी चक्र का क्या होगा, रिपीटिशन हो जाएगा। और आप देखिए भी प्रोजेस्टेरोन की मात्रा गिरते ही क्या होगा, गर्भाशय की भित्तियां क्या होंगी, फिर से नष्ट हो जाएंगी और रक्तस्राव शुरू हो जाएगा। आर्वत चक्र आरंभ हो जाएगा दूसरे चक्र का। तो यहां ध्यान रखना है कि अगर निषेचन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की मात्रा लगातार गिर जाती है, जिसके कारण से अगले आवर्त चक्र, अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के आवर्त चक्र का आरंभ हो जाता है, रक्तस्रावण शुरू हो जाता है। ये गर्भाशय की भित्तियां धीरे धीरे फिर से क्या होने लगेंगी, नष्ट होने लगेंगी। लेकिन अगर निषेचन हो गया, इस अंडे का अगर निषेचन हो गया तो क्या होगा। देखिए अगर इस अंडे का निषेचन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित नहीं होगी। साथ ही साथ जो मैंने आपसे कहा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा गिर जाती है, अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या होगी, गिरेगी नहीं। यहाँ पे ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। आप डायग्राम में देखने का प्रयास कीजिए, ये देखिए ये प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जो है क्या हो गई, स्थायी हो गई, साम्य अवस्था में आ गई। अब ये नीचे की ओर नहीं जाएगी, ये क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। क्यों, क्योंकि इस अंडे का क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है।
ये कॉर्पस ल्यूटियम अब कॉर्पस एल्बिकेन्स में परिवर्तित नहीं होगी। और जब कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेन्स में परिवर्तित नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरोन का स्रावण क्या होगा, लगातार बना रहेगा, साम्यावस्था में रहेगा और एस्ट्रोजन की मात्रा भी क्या होगी, गिरेगी नहीं, स्थिर बनी रहेगी। जिस कारण से गर्भधारण की जो प्रक्रिया है वो यथावत बनी रहेगी और यह प्रक्रिया प्रोजेस्टेरोन का यह लेवल अगले 9 माह तक, क्योंकि अंडे का निषेचन हो चुका है और अंडा कहाँ रोपित हो गया है, इन गर्भाशय की भित्तियों में रोपित हो गया है। अब हमें इस भित्तियों को नष्ट नहीं करना है। अब इस भित्ति में कौन है, भ्रूण है, शिशु है। तो इस भित्ति को बनाए रखने के लिए, यथावत बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी और जिस कारण से 9 माह तक गर्भ बना रहेगा। अगर इस अवधि में, गर्भ अवधि में कहीं पे भी प्रोजेस्टेरोन की मात्रा गिरी तो गर्भ क्या होगा, गिर जाएगा। गर्भाशय में जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर निषेचन हुआ तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा स्थिर बनी रहेगी, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेन्स में परिवर्तित नहीं होगा। और अगर निषेचन नहीं हुआ तो 25-26वें दिन में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेन्स में परिवर्तित हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की मात्रा गिर जाएगी, जिसकी वजह से अगला आवर्त चक्र शुरू होगा और फिर से गर्भाशय की भित्तियां नष्ट होंगी और रक्तस्राव शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।